धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। देवभूमि परिवार योजना को दी मंजूरी। आपदा में मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 5 लाख की सहायता। उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी मिलेगी नौकरी। गणेश गोदियाल को सौंपी गई प्रदेश कांग्रेस की कमान। बोले यह जिम्मेदारी पूरी टीम की। भाजपा की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की मुखर होगी आवाज। नई रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को दी बधाई। कहा कांग्रेस में समन्वय का अमृत भरेगा नई ऊर्जा। 2027 में सत्ता की ओर बढ़ेगी कांग्रेस। देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिल्डर और बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। बैंकिंग दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटे अधिकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही पहल के तहत ग्राम सभाओं में सर्वाधिक विवाह पंजीकरण कराने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में सितारगंज विकासखंड के तहत आने वाली उन ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने कहा कि विवाह पंजीकरण न केवल कानूनी दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक पारदर्शिता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्राम प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि जिन ग्राम सभाओं ने इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है, वे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा है। हमारे यहाँ जो है ससैया ग्राम सभा में लोगों ने बहुत सारे पंजीकरण विवाह पंजीकरण कराए हैं, इसलिए हमें सर ने जो है ये पंजीकरण देकर हमें सर्टिफिकेट देकर हमें सम्मानित किया है। हमारे यहाँ अब और भी ज्यादा क्या कहते हैं विवाह पंजीकरण कराए जाएंगे और इससे अच्छा बेहतर कार्य किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास, वित्त, आपदा प्रबंधन व नियोजन सहित कई विभागों के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत धराली में बादल फटने, प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि में इजाफा करते हुए 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ कृषि विभाग के अंतर्गत मधु ग्राम योजना में किसानों को केंद्र से मिलने वाली 29 लाख बकाया धनराशि अब राज्य सरकार देगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण मंत्री दीपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे 12 बिंदु थे इसमें, जिसमें पहला बिंदु ये शहरी विकास विभाग का था, जिसमें 15वें वित्त आयोग में एक व्यवस्था थी कि स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने के संबंध में इसमें एक शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव था कि एक इसमें पीएमयू का गठन किया जाए। इसमें एक पीएमयू का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी कार्य करते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी लोक स्वास्थ्य हेतु जो धनराशि प्राप्त होती है उसकी मॉनिटरिंग करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना और उनको यथोचित प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधी जो शहरी निकायों के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय में एक पीएमयू के गठन का उनका प्रस्ताव था, जिसमें 4 अधिकारी इसमें लेने हैं। इनको कुछ प्रतिनियुक्ति से हैं और कुछ आउटसोर्स के माध्यम से हैं। तो उसकी आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। और दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय और दुखद है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री लगातार यह दावा करते रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस दावे को खोखला साबित किया है।
प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब गृह मंत्री चुनावों में व्यस्त रहेंगे और खुफिया एजेंसियों के कामकाज पर ध्यान नहीं देंगे तो देश की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है और मन बहुत विचलित है उस घटना को देख करके। और जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, एक वो व्यक्ति इस देश का होम मिनिस्टर है जो ये कहता आ रहा है आज तक कि उसके हाथ में देश सुरक्षित हाथों में है, उसके राजकाज में, और मुझे लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अभी पहलगाम को दिन ही कितने बीते और लाल किला आपने देख लिया। इसकी वजह यह है कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो अपने कार्य को छोड़ करके उनकी आईबी क्या कर रही है, खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की बजाय चुनावों में व्यस्त है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति एक लंबी संगठन सृजन प्रक्रिया का परिणाम है और अब इसका समन्वयवादी अमृत पार्टी को नई ऊर्जा देगा। रावल ने कहा कि कांग्रेस इस बदलाव का भरपूर उपयोग कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में पार्टी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएगी ताकि वर्ष 2027 में कांग्रेस सत्ता के लिए एक उपयुक्त विकल्प के रूप में खड़ी हो सके। रावत ने निवर्तमान अध्यक्ष के कार्यों की भी सराहना की और कहा कि संगठन अब एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। जो नई टीम है उसको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक लंबी संगठन सृजन की प्रक्रिया से ये समन्वयवादी अमृत निकला है और हम इसका भरपूर उपयोग अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए करेंगे और एक विपक्ष के जो हमारी दायित्व है उस दायित्व को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे ताकि हम 2027 में एक सत्ता के लिए उपयुक्त पात्र के रूप में खड़े हो सके। हम ये करेंगे और मैं जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्हें भी बहुत अच्छा काम किया, भी अपना विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से अपना काम। और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। देर शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल राव ने सूची सार्वजनिक की। रुड़की महानगर में एक बार फिर एडवोकेट राजेंद्र सिंह चौधरी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पद के लिए 16 से अधिक दावेदारों ने दावेदारी की थी, लेकिन हाईकमान ने चौधरी पर दोबारा भरोसा जताया। रुड़की ग्रामीण जिले का अध्यक्ष कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद को बनाया गया है। इससे पहले यह पद झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति के पास था। इस निर्णय से कई कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली। घोषणा के बाद दोनों नेताओं के घरों पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो भी हाईकमान ने फैसला लिया उसे हम सब मिलकर, हमारे साथी मजबूत है, हम सभी मिलकर हम बाकी संगठन को मजबूत करें, क्योंकि हमारा सबका फर्ज है कि हम संगठन को मजबूत करें और आने वाली 2027 का चुनाव हमारे सर पर है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और आने वाली यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनाए, यही हमारा मेन मकसद होगा। हम तमाम साथियों को साथ लेकर प्रयास करेंगे कि एक बड़ी जीत के साथ कांग्रेस का विजय। इस बार जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा पार्टी से, नेताओं से विचार विमर्श करके रणनीति बना के हम 2027 में रुड़की में कांग्रेस का विधायक बनेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति के बाद गोदियाल ने अपने पहले बयान में कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें नहीं बल्कि पूरी टीम को मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सभी मिलकर आगामी चुनावों के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। इसी के साथ गोदियाल ने कहा कि पार्टी अब नई रणनीति के साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने और भाजपा की नीतियों के खिलाफ मुखर आवाज उठाने का काम करेगी। उत्साहित करता है कि ये जवाबदारी दोबारा मिली है
और कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और ये जवाबदारी सिर्फ मुझे नहीं मिली है, हमारी पूरी टीम को अलग अलग जवाबदारी मिली है। और हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि अगले एक साल जो आगे आने वाले समय में चुनाव है, इसके पहले समयबद्ध तरीके से पूरा रणनीति तैयार करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ की प्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतरकर इस प्रदेश में बीजेपी को। थराली के दीवाल में तलौर स्थित सरकारी महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह भवन ब्रिजकुल संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भवन निर्माण के लिए 27 नाली भूमि का दान दिया था ताकि कॉलेज जल्द शुरू हो सके। अब जब भवन निर्माण अंतिम चरण में है, ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भवन की छत बरसात में ही टपकने लगी थी। पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में तत्कालीन उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट से शिकायत की थी। एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा और जांच अब तक नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह शिकायत हाल ही में तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी चमोली के समक्ष भी रखी। विकासखंड देवाल में तहसील दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत में जो 5.5 करोड़ का महाविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका काम अभी धरातल पर चल रहा है। हमारे प्रधान जी ने, हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों ने ये बात रखी कि ये जो भवन 5.5 लाख करोड़ का ये बन रहा है, तलौर पद्मला ग्राम सभा ने 32 नाली जमीन निस्वार्थ भाव से विभाग को दी गई है, जिसमें से कि ठेकेदार और विभाग द्वारा धूल मिल करा जा रहा है इस कार्य को। और इसकी छत बरसात में काफ़ी टपक रही थी, जिसकी वीडियोग्राफ्स हमारे पास भी है। और हमने तहसील प्रशासन को भी कहा, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया। एसडीएम साहब ने तुरंत काम रोकने के लिए कहा, लेकिन अभी काम बरकरार चल रहा है। जिला अधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया कि हफ्ते भर में टीम गठित करके भेज दी जाएगी। और आज डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों की अनदेखी और नगर की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, पथ प्रकाश अधूरा है और नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक है। सभासद गौरव मल्होत्रा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान सुधारने की मांग की, जबकि सभासद संदीप नेगी ने कर्मचारियों के ईएसआई लाभ पर ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश सुधार शामिल है। पुराने कार्य की पुष्टि होने में तो ये बेहद गंभीर मुद्दा था। समस्त सभासदों ने ये विरोध जताया कि जो पुराने उनके द्वारा दिए गए विकास कार्य थे, उस पर कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो इसको लेकर समस्त सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज करी माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष, और अध्यक्ष जी ने भी ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर समस्त कार्य कर दिए जाएंगे। कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड बिल्कुल सुनिश्चित कर्मचारियों के अपने साथ है, और कर्मचारियों की जो स्थिति है, उनके साथ जो ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनको किसी प्रकार से कोई छुट्टी ना देना, तो वो एक गंभीर मुद्दा है। इस मामले में माननीय सदन में ये वार्तालाप चल रही है, और हम सब समस्त सभासद और ये पूरा बोर्ड कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है। तो उस बैठक में सबसे पहले तो हमने ये मुद्दा रखा है कि बैठक को जो है 1 साल में 2 नहीं करानी है, हर 2 महीने में इस बैठक रखनी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो प्रस्ताव दिए है उन 2 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे प्रस्ताव पे क्या विचार हुए हैं, उस विचार हो रहे हैं वो या नहीं हो रहे हैं वो, तो हमें कम से कम पता चलेगा। अब 6 महीने में एक बैठक हो रही है, हमें मालूम ही नहीं हो रहा। जो हमारे पहले प्रस्ताव हमने दे रखे थे, आज भी वही प्रस्ताव हमारे दोबारा से एजेंडे में डाल दिए गए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी देहरादून में इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट और राजपुर रोड क्षेत्र में अधिकारियों ने सुबह से छापेमारी शुरू की। कार्रवाई के दौरान कई बड़े बिल्डरों और व्यापारियों के ठिकानों की जांच की गई है। आयकर अधिकारी बैंकिंग दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। तो देखिए, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट और राजपुर रोड क्षेत्र में अधिकारियों ने सुबह से छापेमारी शुरू की। कार्रवाई के दौरान कई बड़े बिल्डरों और व्यापारियों के ठिकानों की जांच की गई है। आयकर अधिकारी बैंकिंग दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के सभी कार्यालयों में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया। देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। भट्ट ने कहा कि वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में जोश और राष्ट्रभक्ति का संचार किया था और आज यह विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का पूर्ण गायन अनिवार्य किया गया है। कई स्कूलों में यह क्रम प्रारंभ भी हो चुका है। वंदे मातरम की 150वीं जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं। 7 तारीख से कार्यक्रम 7 नवंबर वंदे मातरम जयंती की 150वीं वर्षगांठ थी, तब से लगातार कार्यक्रम है। आज बीजेपी मुख्यालय में भी हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे सारे कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में अब वंदे मातरम का पूर्ण गान करेंगे और मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सभी विद्यालयों में वंदे मातरम के गीत को सौहार्दपूर्ण ढंग से और पूर्ण गीत गाने का जो आदेश जारी किया है। वंदे मातरम गीत जहाँ देश की आज़ादी के लिए अलग जगाने वाला गीत रहा है, वहीं वंदे मातरम देश के आर्थिक विकास में भी विकसित भारत के लिए भी एक भावनात्मक गीत के रूप में सामने होगा। इस भाव के साथ आज कार्यक्रम था। हमारा कार्यक्रम आज कार्यालय में हुआ। और खबर लक्सर से है, जहां मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 1 माह से लक्सर क्षेत्र में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण अन्य मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौसम में गुनगुना पानी पिएं और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। मौसम में ये ठंड खास करके सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे और उनकी माँओं से ये गुजारिश है कि वो गर्म कपड़ों का ध्यान रखें, कान लपेट के रखें, ठंडे पानी और ठंडी हवा से परहेज़ करें। और जैसे ही कोई परेशानी होती है, खांसी और ज़ुकाम अगर आपका 1-2 दिन में नहीं आराम होता है, प्लेन पैरासिटामॉल ये क्योंकि जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें वायरल डायरिया भी होता है सर्दी होने पर। इसमें कोई दवा जनरली असर करती नहीं है, तो परहेज़ ही इसका इलाज है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई परेशानी आती है या 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और तब दवा लें। और उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भट्ट ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं और गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, हरक सिंह इस बार कांग्रेस में आए हैं तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। विपक्षी दल को बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों से संगठन कोई फर्क पड़ता नहीं। इतना जरूर अपेक्षा करेंगे गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डोईवाला क्षेत्र में खनन और भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे प्रशासन की नाक के नीचे चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुल्लावाला गांव में सुसवा नदी पुल से करीब 300 मीटर अंदर भूमि कटाव रोकने के लिए बने पुस्ते को अज्ञात लोगों ने खोद डाला। माफिया लगभग 100 मीटर तक मिट्टी और खनन सामग्री उठाकर फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुसवा नदी की सुरक्षा हेतु काफी समय पूर्व में पुस्ता बनाया गया था,
मेरे संज्ञान में भी कल ही आया है कि इसको किसी भू माफिया द्वारा या किसी खनन माफिया द्वारा इसको मिट्टी उठाकर इसका खनन कर लिया गया है और हमारे संज्ञान में ये अभी अभी आया है, तो मैं इसमें उचित कार्रवाई करूंगा। मैं आज माननीय उप जिलाधिकारी से मिलूंगा और डीएम साहब से मिलके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी और जितना भी जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं या आने वाला जो जितना भी सरकारी कार्य हुआ है वो जो का तो बचा रहे। और ये पुस्ता तो बहुत ही उपयोगी था क्योंकि यह सुसवा नदी की सुरक्षा हेतु पूर्व में बनाया गया था। इस पुस्ता बनने से सैकड़ों बीघा भूमि आज भूमि कटाव से बची हुई। और इधर लक्सर में रबी सीजन की बुआई के लिए कृषि विभाग ने गेहूं की उन्नत प्रजातियों के बीज मंगवाए हैं। लक्सर, खानपुर सहित जिले के अन्य विकास खंडों में बीज की आपूर्ति कर दी गई है ताकि किसान समय पर बुआई कर सके। DBW 327, DBW 187, DBW 222, DBW 303 और उन्नत 303 जैसी प्रजातियों के बीज कृषि केंद्रों पर रखे गए हैं। बीज की कीमत 4,599 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जिस पर सरकार 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दे रही है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 80 किलो बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायत में 300 कुंटल के करीब जो है बिक चुका है और अभी जो है चल रहा है, सीजन मध्यम में है। हाँ, सब में ऐसी है, बीज आ रहा है, दिख रहा है। प्रजाति यहाँ पे है जो है DBW 343 है और DBW 222, DBW 303 और DBW 327। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।